हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एग्जाम्पलर का जो एनसीईआरटी का मैंने आधा कराया था, 1 से लेकर अध्याय 1 से लेकर 9 तक कराया था मैंने, और उसमें का 10 से और 18 तक आज मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हम इसमें ये मेरा जो चैप्टर होगा ये मेरा 10 होगा और मैं 18 तक कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में अवायवीय शोषण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारे मांसपेशी की कोशिकाओं में कौन सा अवयवी शोषण होता है और इसकी प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो आंसर हमारा होगा जो कि लैक्टिक एसिड होता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि केवल लैक्टिक एसिड होगा। तो जब भी हम व्यायाम करते हैं या भारी काम कोई करते हैं तो उसमें हमारा जो है लैक्टिक एसिड की ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण जो है वो हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवीय शोषण होता है। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है किसका? तो एरोबिक रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन, या एरोबिक रूप से शराब का उत्पादन, या अवायवीय रूप से शराब का उत्पादन, या अवायवीय रूप से CO2 का उत्पादन। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि अवायवीय रूप से शराब का उत्पादन हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है अवायवीय रूप से शराब का उत्पादन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ जो है गति करती हैं, तो नीचे और अंदर, ऊपर और अंदर, नीचे और बाहर, ऊपर और बाहर। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ गति करती हैं, नीचे और अंदर की तरफ करती हैं, इसलिए 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है, सांस लेना एक प्रक्रिया है जो हमारा इसमें ऑप्शन में हमारा जो दिया हुआ है, शरीर को CO2 प्रदान करना, भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ना, या CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करना, या कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शरीर को CO2 प्रदान करना और हमारा CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करना, जो कि ऑप्शन हमारा 1 और 3 हो जाएगा। सांस लेना एक प्रक्रिया है जो शरीर को CO2 प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, और CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। तो आंसर हमारा 1 और 3 दोनों हो जाएगा। मछलियाँ गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। मछली के गलफड़े मदद करते हैं। तो मछली के गलफड़े जो हैं वो मदद करते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेने में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा जो है होती है कैसी होती है? तो दोनों जो है जीवों की त्वचा जो है नम और पतली होती है, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो लैक्टिक एसिड, जो कि मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि हमारी पेशियों में जब हम ज़्यादा काम कोई करते हैं या ज़्यादा भारी काम व्यायाम करते हैं या थोड़ा तेज़ दौड़ते हैं, ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं, तो हमारे लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में जो है वो ऐंठन होती है। तो इस आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, यही हमारा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि
और सेकेंड है हमारा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा 1 2 दोनों हो जाएगा। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर खत्म हो गया और हम आगे चलते हैं जंतुओं और पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये मेरा जो था ये रेसिप्रेशन था, रेसिप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन था ये वाला हमारा चैप्टर। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स जो ये मेरा चैप्टर जो मैंने कराया है उसका जो है डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कशन मैं इसका करा देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था, अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बनाए किसी अन्य तल का ऑक्सीकरण होता है तथा उसे श्वसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड, मानव शरीर में इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड तथा ऊर्जा होता है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अवायवीय श्वसन होता है जो कि ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होता है। मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होती है। गर्म पानी से नहाने या मालिश करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। सेकंड था हमारा ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और जो कि यह अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है और एल्कोहल निर्मित होता है। और उसके बाद है इस कारण उनका उपयोग जो है शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 3 था हमारा कि सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम जो है ऊपर की ओर बढ़ता है और पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर बढ़ती हैं। छाती जो है हमारा छाती की गुहा में जगह कम हो जाती है। इससे फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बढ़ जाता है और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। अगला था 4 हमारा कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेना और शरीर से CO2 छोड़ना शामिल होता है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना ये शामिल होता है। अगला है फेफड़ों के अंदर हवा की कुल मात्रा दबाव के साथ बदलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि फेफड़े की आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या आराम करती हैं। अगला है यह जब आंतरिक दबाव हमारी दबाव से अधिक हो जाता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। विपरीत होने पर वायु अंदर चली जाती है। 5 था मछलियों में गलफड़े मुख गुहा के निकट स्थित होते हैं। मछलियां अपने मुंह से ऑक्सीजन युक्त पानी खींचती है और इसे गलफड़ों के ऊपर पंप करती है। वे ऊतक और गील मेहराब के तंतुओं द्वारा समर्थित होते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरे होते हैं और जिसे एक जीवंत लाल रंग दिखाई देता है। गलफड़े आमतौर पर गील आवरण द्वारा संरक्षित होते हैं जो त्वचा के फ्लैप से बने होते हैं। वे पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करके गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी होने के नाते फेफड़े से सांस लेते हैं। पानी के ऊपर तैरकर हवा से ऑक्सीजन ले सकते हैं। 6 हमारा केचुए और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। वायु उनकी त्वचा से आसानी से गुजर सकती है और जो इसे आर्द्र, नम और चिपचिपी बनाती है। आर्द्र त्वचा में छोटी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद से हमारा घुले हुए हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और शरीर से CO2 को निष्कासित कर दिया जाता है। 7 है बी हमारा लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल के बारे में इसका अणुसूत्र जो होता है CH3CHOH हमारे स्मॉल ब्रैकेट में OH और COOH है। ठोस अवस्था में यह सफ़ेद रंग का होता है। यह जल में मिश्रित होता है। इसे मिल्ट एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह दूध में प्रोटीन के स्कंदन में मदद करता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है जो लैक्टिक अम्ल बनाता है।
लैक्टिक अम्ल का संचयन जो है तब होता है जब मांसपेशियों में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होता। इस प्रक्रिया को अवायवीय चयापचय के रूप में जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। अगला है हमारा 8 है, जो कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है और कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होते ही यह प्रक्रम कोशिकाएं श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है और जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन जो है अवायवीय श्वसन कहलाता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो कि अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। तो इस चैप्टर का डिस्कशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतुओं और पादप में परिवहन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र जो है शरीर से बाहर निकल जाता है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो हमारा मूत्र मार्ग कहलाती है, जिससे हमारा उसको हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं, जिसके द्वारा शरीर से मूत्र जो है हमारा बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर निम्नलिखित सुविधाओं के लिए योग्य है? तो है जाइलम ऊतक, संवहनी ऊतक, जड़ बाल या फ्लोएम ऊतक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि फ्लोएम ऊतक हो जाएगा, क्योंकि पौधों में जो है जितने भी दो तरफा यातायात बनाते हैं और जो है जल को छोड़ के बाकी जितने भी खाने की ये सब होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, और जो हमारा जल जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो हमारा जाइलम ऊतक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो किसके कारण होता है? तो कोशिकाओं के द्वारा होता है। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कोशिकाओं के अकॉर्डिंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, जो कि हमारे अब्सेंट होती हैं? तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो हो जाएगा ओठ हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। मानव शरीर के लिप्स में ओठ भाग में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक ऊंचे पेड़ के कौन सा बल जो है मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेदार होता है? तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि सक्शन बल बोलते हैं इसको, सक्शन फोर्स। एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन बल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। प्रश्न है, मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को कौन से गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि अमोनिया हो जाएगा। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को कौन से गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो अमोनिया के रूप में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा हमारा सही है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। यह हमारा हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ए बी, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो केवल ए हो जाएगा, जो कि सही होगा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा, जो कि केवल ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 8 जो है, कथन ए दिया है कि मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल
अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है, जो कि हमारा आर दिया हुआ है, हमारा कारण दिया हुआ है, वो कथन है हमारा, ये कारण दिया हुआ है कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस चैप्टर के डिस्कशन पे चलते हैं, क्योंकि डिस्कशन जो है सभी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन में हमारे बहुत सारे एक से उसमें एक हमारे प्रश्न के आंसर हो गए, उससे जितने भी उसका ऑप्शन है उस सभी ऑप्शन का इसमें हमारा जो है आंसर दिया हुआ है। तो वह पेशीय नली जिसे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है मूत्रमार्ग कहलाता है। मूत्रमार्ग एक पतली तंतु पेशी उत्तक है, सब संबंधी नली है जो मूत्राशय के निचले सिरे से शुरू होती है और श्रोणी और मूत्र जननांगी डायफ्राम के माध्यम से शरीर के बाहर तक फैली होती है। उसके बाद से हमारा है वृक्क शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालते हैं। मूत्रवाहिनी वृक्क श्रेणी में उत्पन्न होती है और वृक्क को इसके मध्य में स्थित नाभि के माध्यम से बाहर निकालती है। मूत्र वृक्क में बनता है और दो नलियों से होकर मूत्राशय तक जाता है, जिन्हें मूत्रवाहिनी कहा जाता है। दूसरा है फ्लोएम नामक संवहनी उत्तक पदार्थों के परिवहन के लिए पौधों में दो तरफा यातायात बनाता है और यह तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य सभी भागों तक ले जाता है। फ्लोएम में भोजन के इस प्रकार की गति को स्थानांतरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो है कोई भी हमारे पेड़ होते हैं तो पेड़ में जितने भी पत्तियां होती हैं तो फ्लोएम के द्वारा वो भोजन ले जाती हैं, लेकिन पानी जब जल को नीचे से ऊपर जाना होता है तो हमारा जाइलम के द्वारा होता है। तो पौधों में जाइलम जो है फ्लोएम वाहिकाओं को संवहनी उत्तक कहा जाता है। उसके बाद से हमारा जाइलम पानी को जड़ों से ऊपर की ओर तने और पत्तियों तक ले जाने में सक्षम बनाती है, जो कि मैंने अभी बताया था। अगला है 3 हमारा कोशिकाएं सबसे सरल युक्त वाहिकाएं हैं। ये शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। कोशिकाएं का प्रमुख कार्य रक्त और ऊतक के बीच गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद से हमारा धमनियां हैं रक्त वाहिकाएं जो O2 युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक ले जाती हैं। उसके बाद से हृदय शरीर का एक पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में O2 का परिवहन करता है। नसें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कि ऊतकों से O2 रहित रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। अगला हमारा जो है 4 का, ये 4 है जो कि ओठ में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, जो कि अब्सेंट होती हैं, और श्वेत ग्रंथियां स्तनधारियों की त्वचा में स्थित होती हैं। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। और श्वेत ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्राइन ग्रंथि और दूसरा होता है एपोक्राइन, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इसका श्वेत ग्रंथि 2 प्रकार होती हैं, 1 2 दोनों हो जाएगा, एक्राइन ग्रंथि और एपोक्राइन। इसका कुंडलित भाग जो है वो पसीना में जल, लवण और नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ रहते हैं, और पसीना हमारे शरीर में मौजूद एक्राइन श्वेत ग्रंथि पसीना ग्रंथि से निकलता है। ये ग्रंथियां पैर के तलुओं, हथेली, मस्तक, गाल और आँख में सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद से एपिक्राइन ग्रंथि स्तन के आसपास में मौजूद रहती हैं और वसा की बूंदों को स्राव करती हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद से 5 जो है, एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेदार बल जो है वो सक्शन बल है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव वह बल है जो पानी को जड़ों से तने तक खींचने के लिए जिम्मेदार होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वभौमिक शक्ति है। यह किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचने में सहायता करती है, अर्थात यह पानी और खनिजों की आपूर्ति में सहायक नहीं है। उसके बाद से हमारा परिवहन बल का प्रयोग जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन के लिए होता है। चालन बल सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा या बिजली का स्थानांतरण के लिए होता है।
उसके बाद से हमारा 6 का जो है हमारा मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं। और अमोनिया जो है वो प्रत्यक्ष अपशिष्ट है जो कि सभी जानवरों द्वारा प्रोटीन चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न होता है। उसकी विषाक्तता के कारण कई जानवर अमोनियो को कम विषैले रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया के निर्माण के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जैविक प्रणाली से इसे पतला करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 7 है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ हेपेरिन है। रक्त समूह का आविष्कारक जो है कार्ल लैंडस्टीनर थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन से कितने आंसर निकला। डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल जो है अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों में पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र उत्तरदायी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे पौधे के भाग जो है रंध्र है, वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन और मूलरूम जल का अवशोषण। तो याद रखिएगा कि पौधे का भाग जो है और उनके कार्य। तो रंध्र का क्या काम होता है? वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना और मूलरूम का काम होता है जल का अवशोषण करना। ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, पौधों में प्रजनन। तो क्वेश्चन है फर्स्ट मेरा कि निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो ऑन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑन का आंसर हमारा जो है वो हमारा फूल भी हो जाएगा और हमारा बीज भी हो जाएगा और हमारा फल भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 हो जाएगा, जो कि फूल, बीज और फल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था और शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? तो मुकुलन, यौन प्रजनन, विखंडन या हमारे परागन के कारण। तो 2 का आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, जो कि विखंडन के कारण। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन के कारण जो है वह तालाब जो है वो हरे शैवाल से ढक गया था। अगला प्रश्न हमारा, ड्रमस्टिक और मेपल के बीजों को हवा और लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास होता है, क्या होता है? तो पंखों वाला बीज, बड़े और बालों वाले बीज, लंबे और चोटीदार फल, कांटेदार बीज। तो 3 का आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि पंखों वाला बीज, विंग्ड सीड्स। ड्रमस्टिक और मेपल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास होता है पंखों वाला बीज, विंग्ड सीड्स। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, आलू के पौधों की आँख जो है क्या होती है? तो फूल की कली होती है या ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है या परागकोश पुंकेसर के लिए होती है या हमारा किसी भी पौधे की जड़ होती है? तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है। आंसर हमारा 4 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं तो केवल एक बीजांड या कई बीजांड, एक से अनेक बीजांड या केवल 2 बीजांड? तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं विभिन्न फलों के अंडाशय।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों में यौन प्रजनन के लिए सही है? तो पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, या दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, या परागण के बाद ही निषेचन हो सकता है, या केवल कीट ही परागण के कारक होते हैं? तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा ए में हमारा 1 और 3 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पौधे में बीज से प्राप्त होता है और हमारा परागण के बाद ही निषेचन हो सकता है, जो कि ये हमारा 1 और 3 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, परागण संदर्भित करता है, तो पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन रेफर्स टू द परागकोश से अंडाशय तक पराग का स्थानांतरण होता है, या हमारा नर युग्मकों को परागकोश से वतिकाग्र तक स्थानांतरण, या परागकोश से वतिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यही हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। परागण संदर्भित करता है पोलिनेशन, जो कि परागकोश से वतिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? तो ये मेरा फ्रेंड्स जो है, ये चैप्टर जो है वो हमारा मोशन एंड टाइम है, जो कि गति और समय है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि आँखों की झपकी, ये जो है ये इसका समय के मापन के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, दो घड़ियाँ ए और बी चित्र में दिखाया गया है। घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई के साथ साथ सेकंड की सुई भी है। इन घड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि 5 मिनट के समय अंतराल को ए और बी दोनों द्वारा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है कि दो छात्रों को तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया था। वो फ्रेंड्स ग्राफ से संबंधित है, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अगला है प्रश्न हमारा, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर यात्रा करती है, तो बस की गति क्या होगी? तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि 10 किलोमीटर होगा। कैसे फ्रेंड्स? तो इसको मैं जैसे में हमारा ये हो जाएगा 54 किलोमीटर जो है, और हमारा 90 बाई ये हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 गुने 60 हमारा ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90, इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 छक 54 जो हमारा इसका हो जाएगा 36। और फ्रेंड्स हमारा अब इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? तो 5/18 से हम इसको कटा देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, आंसर 5 10 आंसर हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर जो है ये हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से, विद्युत धारा और इसके प्रभाव के कारण ये चैप्टर्स हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं करा देता हूँ। जब चित्र में दर्शाए अनुसार हमारा जो है ए बी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार जो है ये क्या होगा? तो इसके पास रखी गई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है, तो ये हमारा यही हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि तांबे के तार जो है ए बी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करते हैं, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस कथन का चयन करें जो कि विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। तो हमारा सी जो होगा सही नहीं होगा। करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, तो ये हमारा जो है यह गलत है, जो कि सही नहीं होगा। ये हमारे विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, तो ये हमारा सी होगा, जो कि गलत होगा। आंसर सी होगा, आंसर सही होगा, लेकिन वो आंसर हमारा इसका जो है वो गलत होगा। 3 बल्ब ए बी सी एक सर्किट में जुड़े हुए हैं, जैसे कि चित्र 14.2 में दिखाया गया है। जब स्विच चालू हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे दिखाया गया है ए और हमारा बी और हमारा सी यहाँ पे दिखाया गया है, तो बल्ब सी पहले चमकेगा। यह हमारा सबसे पहले कौन ये होगा? तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो हमारा सी हो जाएगा, जो कि सभी बल्ब ए बी सी एक ही समय में चमकेंगे,
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा। तो जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा 2 और 3 जो है सही होगा, क्योंकि सर्किट खुला है और हमारा इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो 4 का जो है हमारा 2 और 3 सही होगा। फ्रेंड्स तो डिस्कशन इस चैप्टर का मैं करा देता हूँ। तांबे के तार ए बी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करते हैं, क्योंकि तार से गुजरने वाला धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपण दिखाती है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। नाइक्रोम का तार जो है अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण तार गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्सर्जन करता है, किसका उपयोग तथा इस्त्री आदि में किया जाता है। तो फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को अति प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। अगला है हमारा 2 है, जो कि फ्यूज सभी भवनों की विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं, क्योंकि केवल अधिकतम सीमा है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती हैं। करंट की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती, क्योंकि केवल एक अधिकतम सीमा है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती हैं। तो इसका कम गलनांक जो होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रतिरोधकता होता है और उच्च चालकता होता है। ऑक्सीकरण के कारण कम अवनति होता है, अवनति और हमारा कम ओमनिक हानि होती है। और हमारा फ्यूज तार जो है 65% लीड और 35% हमारा टीन का बना होता है। फ्यूज सदैव विद्युत में तार में लगाया जाता है। यह विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी जो है स्विच के ऑन होते ही सभी बल्ब ए बी सी एक साथ एक समय चमकेंगे। विद्युत परिपथ विद्युत धारा का पथ है। परिपथ में एक सेल या बैटरी संयोजी तार स्विच विद्युत उपकरण होते हैं। यदि स्विच चालू है तो परिपथ बंद हो जाता है और हमारा जो है और धारा जो है वह प्रवाहित हो जाती है। 4 जो है जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो उसका मतलब सर्किट खुला है तथा इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। स्विच एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ बंद करने या खोलने के लिए किया जाता है। जब स्विच को बंद कर दिया जाता है तो यह सर्किट खोल देता है और कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। उसके बाद से जब स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट प्रवाहित होने लगता है। परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा वह दिशा होती है जिसमें धनात्मक आवेश गति करेगा और बाहरी सर्किट में करंट धारा को सकारात्मक टर्मिनल और बैटरी को नकारात्मक टर्मिनल की ओर निर्देश किया जाता है। धारा का प्रवाह वोल्टेज के विपरीत होता है। जब सर्किट वोल्टेज का उपयोग करता है तब धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद से हमारा है 5 का, बिजली के गैजेट्स उपकरणों सर्किट का उपयोग करते हैं। यदि आवश्यक हो तो बिजली के सर्किट को चालू करना आवश्यक है। हमें कभी भी मेन से जुड़े एक जलते हुए बिजली के बल्ब को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बल्ब गर्म होने पर उंगली जल सकती है। कभी भी फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अभितारण की स्थिति में फ्यूज नहीं टूटेगा और बिजली के उपकरण खराब जल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा लाइट चैप्टर है, प्रकाश क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बूझो और पहेली। उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया और बूझो ने अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। तो इसका अर्थ है कि बूझो और पहेली के दर्पण क्रमशः क्या होंगे। तो समतल दर्पण होंगे और उत्तल दर्पण होंगे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल अवतल दर्पण का जो है केवल वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर होगी। ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का करेंगे या उत्तल लेंस का करेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है तो कब देखा जा सकता है, जब सूरज आपके पीछे हो तब देखा जा सकता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो जब बनाया जा सकता है तो केवल अवतल दर्पण हो तभी बनाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया जाता है तो आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी जो होगा करेक्ट होगा। लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, इस तरह की छवि जो है बनाई जा सकती है। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा जो है, ये चैप्टर जो है हमारा जल है, जो कि एक बहुमूल्य संसाधन है, वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी नहीं दर्शाता है। तो हमारा एक परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 बाल्टी पानी का जो है मिलना। तो ये जो है हमारा फ्रेंड्स जो है, यह पानी की कमी नहीं दर्शाता है। बाकी जितने हैं ये सब पानी की कमी दर्शाता है। सूखे नल, पानी लेने के लिए लगी लंबी कतारें, पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र और महासागर पृथ्वी पर पानी से भरे हुए हैं, हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत मोटे तौर पर जो है 0.006% है। ऑप्शन हमारा 2 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से पानी के तरल रूप में नहीं है। तो 3 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि हीम हो जाएगा, स्नो हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तो केवल एक ही नहीं होगा हमारा, 1, 4 और 5 हो जाएगा, जो कि हमारा जल वाष्प है और हमारा ठोस भी है, आइस भी है। तो पानी की तरल रूप में नहीं है तो हीम, और जल का वाष्प और ठोस बर्फ। अगला है हमारा जो है कि एक जल निकाय के पास जमीन खोदने वाले एक व्यक्ति ने पाया कि मिट्टी नम थी। जैसे जैसे वह गहरी और अधिक गहरी खुदाई करता गया, वह एक ऐसा स्तर पर पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच की सभी जगह में पानी भरा हुआ है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि जल तालिका कहलाती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का एक तरीका है। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि बूंद से सिंचाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से पानी का एक उपयोग करने का तरीका है। तो बूंद से सिंचाई। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की न्यूनतम मात्रा जो है वह क्या है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। प्रश्न है, हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो संबंधित है। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जल का महत्व। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, जल चक्र निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो हमारा वर्षा जल संचयन हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। और जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, बादलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल की जमीन में रिसाव को रोकता है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक पक्का फर्श जो है ये हमारा क्या करता है, वर्षा जल की जमीन से रिसाव को रोकता है। अगला चैप्टर है हमारा, वन हमारी जीवन रेखा, जो कि फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा
जो होगा जंगल हो जाएगा, बी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बूझो ने अपने सहपाठियों और अपने शिक्षक के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का भ्रमण किया। जब वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो उनके क्लास टीचर ने उनसे कहा कि वे जंगल में शोर न मचाएं क्योंकि शोर उन्हें परेशान कर सकता है। तो किसको परेशान कर सकता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि पक्षी और जानवरों को दोनों को कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे छोटा है, ये पूछ रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा शाही हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किसका तना जो है सबसे मजबूत होता है? तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, जो कि एक वृक्ष होता है, इसका तना जो होता है सबसे मजबूत होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वन से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं होता? तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि थर्मोकोल हो जाएगा, जो कि यह लकड़ी से प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो सैगान, साल या हमारा शाही, तो कचनार। तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शाही हो जाएगा, जो कि यह पेड़ का नाम नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि सेमल और हॉर्नबिल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वनों से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि अदरक हो जाएगा। अदरक जो हो जाएगा वो वनों से उत्पाद नहीं होता है। खैर, शहद, गोंद ये सब होता है। अगला प्रश्न है तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? तो हमारा सीड्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। वन जिम्मेदार नहीं है, तो वन जिम्मेदार जो है नहीं है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाढ़ की स्थिति पैदा करना। बाढ़ की स्थिति पैदा करना जो है वन हमारा है, जो कि जिम्मेदार नहीं है। क्रिएटिंग फ्लोड कंडीशन, बाकी औषधीय पौधे प्रदान करना, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखना, वर्षा जल को अवशोषित करना और जल को स्तर को बनाए रखना। तो बाढ़ की स्थिति पैदा करना ये वन जिम्मेदार नहीं है। ये चैप्टर हमारा फ्रेंड्स अपशिष्ट जल जो है वेस्ट वाटर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल जो है हमारा है? तो हमारा लॉन्ड्री है, कपड़ा धोना से निकला हुआ पानी हो जाएगा, जो हमारा ये हमारा सबसे अपशिष्ट जल होगा। अगला है सीवेज मुख्य रूप से होते हैं। तो सीवेज जो होते हैं मुख्य रूप से ये हमारे ठोस अपशिष्ट होते हैं। 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तरल अपशिष्ट होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, लिक्विड वेस्ट होते हैं, जो कि ए हो जाएगा। गलती से मैंने ठोस अपशिष्ट बोल दिया। तरल अपशिष्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पादक हैं? तो इसमें से क्या होंगे? तो हमारे बायोगैस और कीचड़ दोनों हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद से है? तो बायोगैस और कीचड़ दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ओपन ड्रेन सिस्टम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। मक्खियाँ, मच्छर और जीव और रोग उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल कई जल जनित रोगों का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है जनित रोग नहीं है? तो 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, दमा हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि क्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक रासायनिक चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए, तो क्लोरीन हम डालते हैं तो हमारा क्या होता है? जल जो है स्वच्छ हो जाता है। घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि गंदी नाली की व्यवस्था कहा जाता है, सीवर कहा जाता है या सीवेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि फॉस्फेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, फॉस्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को किसकी परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है?
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रेत, महीन हमारे बजड़ी और मध्यम बजड़ी। तो इससे हम फिल्टर कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? नाली, घर, कारखाना, अस्पताल। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, नाली जो है हमारा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। चलते हैं फ्रेंड, डिस्कशन कर लेते हैं। कपड़े धोने से निकलने वाली पानी जो है अतिरिक्त गर्मी, डाई, डिटर्जेंट और अन्य रसायन होते हैं, इसलिए इसे अपशिष्ट जल माना जाता है। क्षतिग्रस्त नल से टपकता पानी जो है, फुहारों से निकलने वाला पानी जो है और नदी में बहता पानी गंदा नहीं होता, इसलिए यह अपशिष्ट जल नहीं है। अगला है, सीवेज मुख्य रूप से तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसमें औद्योगिक और साथ ही घरेलू प्रदूषक और जहरीले उत्पाद शामिल हैं। सीवेज और अपशिष्ट जल ले जाने के लिए पाइप या नली है। नाली और अपशिष्ट जल को एक उपचार संयंत्र या निपटान बिंदु तक पहुंचाती है। इसमें सीवेज इकट्ठा करने, परिवहन करने और पंप करने के लिए सभी बुनियादी संरचना शामिल हैं। अगला जो है हमारा बायोगैस, बायोगैस और कीचड़ दोनों को अपशिष्ट जल उपचार के उप उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है, जिसे बाद में थर्मल हाइड्रोलिसिस और अवायवीय उपचार की प्रक्रिया द्वारा बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से मुख्य उत्पाद सीवेज कीचड़ है, जो आमतौर पर उसी या किसी अन्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अगला है, यदि अवायवीय उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है तो बायोगैस एक अन्य उत्पाद हो सकता है। 4 है, जो कि खुली नाली प्रणाली मक्खियाँ, मच्छर, रोगजनक जीवों के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करती है। एक खुली नाली एक जलमार्ग है जो आमतौर पर महानगरीय सेटिंग्स में देखा जाता है और बारिश के पानी को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। चैनल अक्सर बारिश के पानी को नदियों और अन्य जल स्रोतों की ओर ले जाती हैं। उसके बाद से अधिकांश अपशिष्ट जल जो सीवेज नहीं है खुले नालों में एकत्रित किया जाता है। वे खुले जल निकासी प्रणाली से रोग पैदा करने वाले जीवों के विकास में भी मदद मिलती है। पानी में क्लोरीन मिलाने से पानी कीटाणु रहित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। वितरण प्रणाली में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से प्राप्त पानी से अशुद्धियों और रोगाणुओं को हटाने के लिए जल कीटाणु शोधन किया जाता है। क्लोरीन जैसे रसायनों को मिलाने से इन अशुद्धियों और रोगाणुओं को दूर करने में मदद मिलती है और पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। अगला है, परिभाषा के अनुसार जो है पाइपों का नेटवर्क जो है घरों और सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार के लिए क्षेत्र में ले जाया जाता है, सीवरेज के रूप में जाना जाता है। सीवरेज सिस्टम जल संग्रहण के लिए एक प्रणाली है और यह पाइप और पंपिंग का एक नेटवर्क है जो सीवेज को उसके उद्गम स्थल से उपचार और निपटान के बिंदु तक पहुंचाता है। अगला है, इस प्रणाली को घरों और इमारतों से अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए लागू किया जाता है। अगला है, फॉस्फेट सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। यूरिया एक जैविक अपशिष्ट है जो पशुओं के मूत्र में पाया जाता है। सब्जियां और कीटनाशक सभी जैविक उत्पाद हैं। सीवेज में पाए जाने वाले अकार्बनिक अपशिष्ट केवल फॉस्फेट होते हैं। अगला है हमारा, फिल्ट्रेशन प्लांट में रेत, महीन बजड़ी और माध्यम बजड़ी को परतों का उपयोग करके पानी को फिल्टर किया जाता है और छानने की प्रक्रिया में पानी को रेत, महीन बजड़ी और मध्यम बजड़ी को परतों से बने फिल्टर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। अगला है हमारा, पानी से निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए निस्यंदन किया जाता है और पानी को साफ किया जाता है। अगला हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट प्रश्न का डिस्कशन है, जो कि नालों और उन पाइपों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्रों तक ले जाते हैं। वह अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है।
उसके बाद से हमारा ताज़ा पानी ग्लेशियर, झीलों, जल भराव, तालाबों, नदियाँ, झरनों तथा भूगर्भ में पाया जाता है और पृथ्वी के सभी जल में से केवल 3% ही स्वच्छ जल है। तो फ्रेंड्स मेरा आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स मैं अगले दिन नेक्स्ट डे चैप्टर 8 का चैप्टर 8 बोल रहा हूँ, क्लास 8 का, उसके बाद से मैं आगे कराने वाला हूँ। ये हमारा 7 का था और इसके बाद से जो है हमारा चैप्टर 8 का होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल आपको लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, देखते हैं कितना लाइक आता है फ्रेंड्स, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स तक। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।